आज पूरा देश हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। आज हमारे देश को पूरे 76 साल आजाद हुए हो गए हैं। यानी पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हम एक ऐसे परिवार के बीच हैं जिनके तमाम पीढ़ियां सेना में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। हमारे साथ हैं कैप्टन चक्रधर नैनवाल जी, उनसे बात करेंगे। सर, तमाम बातें हमने आपके बारे में जानी, आपके परिवार के बारे में जानी। आपके जो शहीद बेटे हैं दीपक नैनवाल, उनका भी ज़िक्र कई बार आता है अगर हम उत्तराखंड के शहीदों की बात करते हैं। चूँकि मैं भी उस वक़्त साक्षी रहा, 20 मई 2018 को उनकी शहादत हुई। किस तरह से आप देखते हैं कितना कुछ बदला है इन 5 सालों की अगर हम बात करें? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि आप शहीद दीपक नैनवाल के घर आए हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अपने परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसे आपने बोला ही है कि शहीदों के परिवार के बारे में, मेरा पिताजी भी पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मैं भी आर्मी में रहा हूँ। मैं 71 की लड़ाई में रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान के साथ हुई है। दूसरा, जो कि 99 में हुआ है, कारगिल युद्ध, उसमें मैं शामिल रहा। उसके बाद मेरा बेटा भी आर्मी में गया सेवा करने के लिए, क्योंकि उसके साथी भी तमाम आर्मी में जा चुके थे, तो उसने भी मन बना लिया कि मैं भी देश की सेवा करूं। दूसरा, मेरा वर्दी पहन के उसको भी बड़ा प्रोत्साहन मिला, बड़ा गर्व होता उसको। ये वही चाहता था कि मैं भी आर्मी में, सेना में रहूं, वर्दी पहन के रहूं। तो मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा मेरे परिवार में पहले से है। और दीपक का जन्म भी यहीं हुआ था, 31 दिसंबर 1982 में। यहीं उसने शिक्षा ली, यहीं हरावाला में ही जूनियर हाई स्कूल, ये सेल वाइज से उसने 8वीं पास करी। उसके बाद वो मियांवाला में जूनियर हाई स्कूल में रहा। वहाँ 10वीं पास करने के बाद देहरादून गांधी इंटर कॉलेज में, वहाँ से उसने इंटर किया। उसके बाद वो आर्मी में गया और उसका जोश बहुत हाई रहता, बहुत जोश रहता, क्योंकि यहाँ के जो उसके साथी अभी भी मेरे को मिलते हैं, तो उसके बारे में जो जिक्र करते हैं तो मेरा भी हौसला अफजाई होता है। मुझे भी काफ़ी खुशी होती है। एक जैसा नाम है उसका दीपक, लेकिन शहादत हो गई है। इससे हमें भी हम भी इमोशनल जैसे हो जाते हैं, लेकिन एक प्रकार से मुझे जोश भी आता है कि मेरा बेटा भी आर्मी में है और वो बीआरओ के थ्रू भर्ती हुआ है रायवाला से। और उसके बाद उसको महार रेजिमेंट, सागर रेजिमेंटल सेंटर में उसने 11 महीने की सख्त ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग करने के बाद वो जब यंग सोल्जर बन गया, तो भिन्न भिन्न जगहों में उसकी पोस्टिंग रही है। ट्रेनिंग पीरियड में भी उसको मेडल मिला। इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन उसने अपने ट्रेनिंग पीरियड में किया है, वहाँ पर भी उसको मेडल से सम्मानित किया गया। जबकि एक रिक्रूट था वो, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो महार रेजिमेंट सेंटर की ओर से भी उसको उस समय मेडल प्रदान किया गया। उसके बाद वो यंग सोल्जर बन गया, कई स्थानों में पोस्टेड रहा है, जो कि 21 स्पेशल टास्क फोर्स है जबलपुर में, वहाँ भी उसकी पोस्टिंग रही है। उसके कार्य बहुत सराहनीय रहे। और यूपी में भी वो उसकी पोस्टिंग रही है। विशेषतर देखने में आया कि ज़्यादातर उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में ही रही। 9 साल तक वह, जिसको कि कहते हैं कमांडो, लेकिन बटालियन के स्तर में उसको घातक कहते हैं। घातक एक बहुत उम्दा नाम है, जो कि दुश्मन के लिए स्वयं घातक है, इसलिए उसका नाम भी घातक रखा गया है। और 9 साल तक वो JNK में रहा। फर्स्ट RR में उसकी पोस्टिंग हुई है, फर्स्ट महार रेजिमेंट से। और पहले भी जब वो सिपाही था तब भी वो RR में रहा। उसके बाद उसकी बटालियन अनंतनाग में रही, वहाँ भी वो बटालियन के साथ रहा।
उसके बाद जब उसका प्रमोशन हो गया तो क्यूआर के हिसाब से वह फिर अनंतनाग में उसकी पोस्टिंग फर्स्ट आरआर में हो गई। लेकिन जब उसको छुट्टी आना था 2018 में 11 अप्रैल को, लेकिन 10 तारीख को ऑपरेशन हो गया क्योंकि वो घातक था। घातक को तो ऐसा है कि कोई समय, जो कि नाम से ही घातक है वो मिनटों का काम होता है। उस रात को ऑपरेशन में चला गया और अंधाधुंध फायरिंग हुई। उग्रवादी बैंकर वो मकान के अंदर ऊपर छिपे हुए थे, कई मंजिला बिल्डिंग था, वो खिड़की तोड़ कर अंदर गया। जो है अंदर गया तो उसने भी 2 आतंकवादियों को वहां मार दिया। इतने में ही उसके दाहिने बाएं से फायर आ गई है, लेकिन उसके बाएं कंधे में लग गई। ये जो पसली होती है यहाँ पर उसके 3 बुलेट लग गए। 3 बुलेट लग गए, घायल हो गया बुरी तरह से। उस दिन तो हमारी पहले भी बात हुआ करती थी उससे, 10 तारीख रात को भी बात हुई है, फिर 11 तारीख कोई बात नहीं हुई है। मैं फ़ोन करता रहा, यहाँ से घंटी जाती रही लेकिन फ़ोन नहीं उठा। फिर जब वो बहुत बुरी तरह से घायल होकर ज़मीन में गिर गया, उससे पहले उसका भी एक वीडियो था कि उसमें उसने ऑपरेशन में किसी मकान को, किसी घर को जला दिया बहुत बुरी तरह से। तो उन्होंने उसको देख लिया, वो आवाज़ करते रहे। जो ही वो बिल्डिंग के अंदर घुसा तो उन्होंने उसको फायर कर दी। 2 मिलिटेंट्स उसने भी मारे हैं, 3 बुलेट लगे हैं। और जब 12 तारीख भी मैं रिंग करता रहा, अप्रैल 2018 में घंटी नहीं गई, तो हमें भी कुछ महसूस हुआ कि भाई कि क्या बात हो, कभी ऐसा होता नहीं था। बिल्कुल फ़ोन ऑफ हो गया। अब शाम को करीब 8 बजे के लगभग फ़ोन आया। मेरा बेटा उस समय छोटा वाला कोलागढ़ सीएजी में रहता है, उसको फ़ोन आया होगा वहाँ से, आरआर से। उसने बात करी तो यहाँ घर में उसने रिंग किया तो एकदम वो आवाज़ उसकी बैठ गई रिंग करते ही। तो मैंने कहा क्या बात हो गई, तो मैं भी एकदम घबरा गया। दोपहर बत्ती का टाइम हो रहा, शाम के 8 बज रहे थे। तो उसने बोला ऐसा ऐसा हो गया, भाई को गोली लगी है और ऑपरेशन हो गया है, बोल रहे हैं कि होश में है, आप बात कर लो। इतने में वहाँ से भी फ़ोन आ गए मेरे लिए, मैंने बात करी तो हमने बेटे को बोल दिया भाई तुम अपने बच्चों सहित यहाँ आ जाओ। इसके बच्चे वहीं साथ में रहते थे, रातों रात यहाँ पर आए। दीपक की बहू और दोनों बच्चे भी मेरे पास रहते थे। हम भी रातों रात यहाँ से अपना बैग वूग तैयार करके और हम भी यहाँ से सुबह के टाइम पर दिल्ली के लिए निकल गए। मैंने सुना है जब कि दीपक घायल हुआ तो उन्होंने उठाने में नहीं दिया, इतना ज़बरदस्त फायरिंग कर दी। मुश्किल से उन्होंने वहाँ से उठाया और 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में लगे, वहाँ फर्स्ट एड मिला। उसके बाद बाई हेली दिल्ली बेस हेडक्वार्टर आर्मी बेस हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ उनको भी फर्स्ट एड मिला। जब उन्होंने देखा कि नाजुक स्थिति बनी हुई है तो उन्होंने आरआर के लिए रिफ़र कर दिया, मिलिट्री हॉस्पिटल आरआर जो कि दिल्ली में है। वहाँ गए तो उन्होंने भी देखा। डॉक्टर साहब ने मेरे को खुद बोला है शाम को जब हम मिले हैं, तो बोला कि तुम बहुत खुशकिस्मती हैं जो कि बेटा तुम्हारा बच गया। इसके ऊपर खून का एक भी कतरा नहीं था। अब आप लगा लो कि आप लोगों ने कैसे ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे। कर्नल साहब ने खुद मेरे को बोला है, तो हमें भी काफ़ी हौसला हो गया जब उन्होंने ऐसा कहा। फिर बोला कि आप तो मिल नहीं सकते हैं। हम भी वहाँ पर जब 12 तारीख को पहुँचे सुबह के 10-11 बजे के लगभग, तो बोला आपने, क्योंकि हमारी स्थिति कुछ ऐसे ही हो, हम घबरा जैसे गए थे और बेटा मेरा आईसीयू में था। फिर उन्होंने सोचा कि बोला ठीक है। मैंने कहा ये मेरी बहू है और मैं हूँ और बच्चे भी आ रखे हैं। बोला बच्चे तो नहीं मिल सकते हैं लेकिन आप लोग मिल जाओ। ठीक है। सर अभी तक तो आप ये तमाम जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं उसके बारे में बता रहे थे जो नाग में हुआ, पूरा एक ऑपरेशन जो शहादत उनको मिली दीपक नैनवाल जी को। अगर हम बात करें चूँकि उनकी पत्नी भी हैं ज्योति नैनवाल, किस तरह से तमाम चीज़ें हुई और अभी उनकी पत्नी
तमाम जो जानकारी मैंने जुटाई हैं वो भी कैप्टन हो गई हैं। किस तरह का ये सफ़र रहा है और कितनी चुनौतीपूर्ण भरा ये सफ़र रहा है पूरा? बहुत ज्योति ने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि जब जाते समय लास्ट वर्डिंग थी दीपक की, जब वो पूना हॉस्पिटल में था, कि ज्योति तूने वर्दी पहननी है। तो ज्योति ने अपने मन में भी ठान लिया। ज्योति को ये विश्वास हो गया था, उनका वहाँ पर असली में इन्फेक्शन बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी और स्पाइन में लगी थी, तो स्पाइन भी ये नीचे का जो हिस्सा पाँव जो थे काम नहीं करते और बड़ी नाजुक स्थिति थी। तो जब दीपक ने लास्ट वर्डिंग में कहा कि ज्योति तूने वर्दी पहननी है, तो ज्योति को कुछ ऐसा एहसास हुआ कि ऐसा क्यों बोला है, कुछ उसको भनक जैसी लग गई है। लेकिन उसके बाद जब हमने बात करी वहाँ पर, तो ज्योति खुद रोने लग गई है। और ये घटनाएं बीच बीच में हुई हैं, तो हम भी वहाँ गए, उनको लेकर आए, और ज्योति का साहस बहुत उम्दा था, उसने टूटने नहीं दिया। उन्होंने दीपक को ये महसूस नहीं होने दिया कि इनको भी, परिवार वालों को भी कोई कष्ट हो रहा है। उसने अपने कष्ट को हमको महसूस होने नहीं दिया। और उसके बाद ज्योति ने 40 दिन तक तो ज्योति उसके साथ रही आईसीयू में ही, डॉक्टर साहब ने अलाउ किया है, लेकिन उसने बहुत कुछ सीखा उसके साथ रहने से। 5 साल तक 2018 और लास्ट उसने एसएसबी फाइट किया था दिसंबर में, लेकिन उस समय सफलता नहीं मिली। उनकी यूनिट फर्स्ट महार ने बड़ी मदद करी है, सभी लोगों ने यहाँ परिवार से भी बड़ी मदद करी है उनके, क्योंकि ऐसा कौन होता है कि जो पति जाने के बाद बोलते हैं ना कि अर्धांग हो जाता है, आधा अंग चले गया, लेकिन ये उन्होंने होने नहीं दिया। काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी उन्होंने अपने को मजबूत रखा, स्ट्रांग रखा। हमको भी उन्होंने बोला है कि ये तो उनकी बेटी खुद बोलती तो देश के लिए शहादत हुई है, इसमें तो बड़े गर्व की बात है कि ऐसे को जन्म मिला है। तो बोलते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अभिगरीयसी, माँ तो जन्मदाता है, तो ये भूमि भी तो हमारी माँ है, उसकी रक्षा करते करते वो प्राणों की आहुति देती। इसमें ज्योति ने अपने को बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत करी। रात जब 9-10 बजे हो जाती, तो बच्चों को उसके पढ़ाई लिखाई करने के बाद, उनको सुलाने के बाद अपनी पढ़ाई करती, अपनी मेहनत करती, कठिन परिश्रम किया है कई बार। उसके बाद भी ज्योति ने 2 बार और एसएसबी दिया, और 2020 में उसको सफलता प्राप्त हो गई। और जबकि कोरोना काल था, कोरोना काल में भी उन्होंने इतनी मेहनत करी, आना जाना, और इधर अचानक फ़ोन आना, फिर गाड़ी बुक करा करके भी वो एग्ज़ाम देने के लिए गए। जबकि कोरोना काल था, सबसे पहले वो जगह जगह उनके लिए कॉल आए, इलाहाबाद हो गए, बेंगलोर गए और ग्वालियर गए। उनको कई जगह से जब इंटरव्यू के लिए आता, सिलेक्शन के लिए उनको कॉल आते, तो वो एकदम जाते, अपनी मेहनत करते। लेकिन ऐसी माँ, ऐसी सख्त, उनसे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। 2 साल तक वो बच्चों से भी अलग रहे, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं करी, बहुत मेहनत करी है, बहुत जोश था, बहुत जज्बा था, इसलिए उनको 2020 में सफलता प्राप्त हुई है। और लास्ट टाइम पर जब उनको कॉल आया ओटीई चेन्नई से, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, उन्होंने ज्वाइन करे और 11 महीने की सख्त ट्रेनिंग करी है। बहुत जज्बा था, आसान नहीं है इतना कठिन ट्रेनिंग करना। बेलगांव से लेकर के और पुणे तक, चेन्नई तक पैदल मार्च करना, रन करना, 3 बार उन्होंने ऐसी सख्त ट्रेनिंग वहाँ पर करी। और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा नाम, ये कैडेट के अपने उसमें दौरान उन्होंने बड़ा अच्छा नाम कमाया। वो हमारे सेंट्रल कमांड, जो वहाँ के कमांडेंट थे ओटीए के, उन्होंने मुझसे खुद कहा, ये महिला ऐसी नहीं है, इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, ये आने वाली जनता के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और लोग 20-22 साल में भी अपने को हार जाते हैं, लेकिन एक ऐसी महिला जो कि 32-33 साल में कमीशन फाइट करती है और बच्चों को छोड़ करके, अब बताओ ना कौन माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चों को छोड़ करके इतनी कठिन परिश्रम, ट्रेनिंग, कई
चैलेंजेस टास्क होते हैं जो कि उन्होंने पूरे किए हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने रहा। और उन्होंने 20 20 नवंबर को वो चेन्नई से पास आउट हुए हैं, जो कि अभी अरुणाचल में 5 DOU में अभी हैं पोस्टेड, जिसको कि तवांग कहते हैं, जसवंतगढ़ भी कहते हैं, नोरानांग भी उधर ही है। ऐसे कठिन दुर्गम स्थान में उनकी पहली पोस्टिंग हुई है और हमें भी इस बात का गर्व है कि वो इतने, जो बोलते हैं ना, लोहे के चले चबाना। आदमी के आंखों से तो आंसू आते हैं, लेकिन फौजी आदमी के घुटनों से आते हैं। इतना कठिन परिश्रम है, खून की धाराएं लग जाते हैं कोहनी घुटने से, इतना कठिन ट्रेनिंग करते हैं। वो झंडा आज ऐसे ही नहीं लहरा रहा है। उन शहीदों की, उन सैनिकों की हवा, उनकी जान उसमें है, उनके प्राणवायु उसमें है, इसलिए वो हमारा तिरंगा आज भी लहरा रहा है और हम गर्व से कहते हैं। तो शहीद दीपक नैनवाल के पिता रिटायर्ड कैप्टन चक्रधर नैनवाल हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त हो चला है एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए एशियन 24/7, जुनून सच दिखाने का। शहीद दीपक नैनवाल के पिता रिटायर्ड कैप्टन चक्रधर नैनवाल जी हमारे साथ लगातार बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। उनसे बात करेंगे। सर, चूंकि 20 मई 2018 को शहादत का जाम पिया दीपक नैनवाल ने, और एक जो है कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश को उन पर गर्व है। अगर हम बात करें, जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो क्या कुछ कर रही है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि तमाम जो शहीद हैं, उनके परिवार हैं, उनके लिए तमाम घोषणाएं होती हैं, सरकारी नौकरियों की और तमाम वित्तीय सहायता की घोषणा होती है। आप किस तरह से देखते हैं, इन 5 सालों में क्या कुछ बदला है? और अगर घोषणाएं हुई हैं तो वो पूरी हुई हैं, नहीं हुई हैं? अभी इन 5 सालों में, अभी 5 साल, वैसे तो बेटे को अभी 6वां साल लग गया है। सबसे पहले तो सरकार की तरफ से हमारे ये हाईवे पर शहीद द्वार बना है, सबसे पहले तो ये बना है। उसके बाद तो घोषणाएं तो बहुत कुछ हुई हैं कि सरकार की तरफ से बोलते हैं कि रोड बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, विद्यालय का नाम शहीदों के नाम से होगा, पार्क बनेगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हमने कई बार कहा भी है, लेकिन हम भी आस लगा के बैठे हुए हैं कि सरकार करेगी कुछ। लेकिन अभी हमारे नगर निगम के मेयर साहब हैं, उनसे हमारी बातचीत, बेटे ने बात करी है, तो बोला है कि अभी जो मीटिंग होगी इसमें इस पार्क के बारे में और शहीद के वो मोमेंटो स्मृति लगाने के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे। तो हम भी सोच रहे हैं कि शायद ये कुछ दिन में हो जाएगा। ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तो ये शहीद द्वार बना है, बाकी इसके अलावा तो अभी हुआ नहीं है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो यहाँ पर सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है उसमें पार्क बन जाए, शहीद का जो स्मृति चिन्ह है वो बन जाए, मोमेंटो लग जाए। और जैसे विद्यालय अब धीरे धीरे होगा। अभी सरकार ने बोला तो है, पहले तो बोला था एक आदमी को नौकरी मिलेगी, लेकिन बहू स्वयं नौकरी पर लग गई है, तो ये तो एक टास्क पूरा हो ही गया है। लेकिन इसके अलावा अभी तो और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सर, जिस तरह से अगर हम बात करें, चूंकि मैं आज के दिन बिल्कुल भी पॉलिटिकल बात करने का इच्छुक नहीं हूं, लेकिन चूंकि शहीदों की जब कह सकते हैं कि उनकी भलाई की बात आती है, या उनके किसी काम की बात आती है, तो बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह से अगर हम दिल्ली की बात करें, तो केजरीवाल सरकार शहीदों के परिवार के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ है। हालांकि राज्य सरकार इसमें भी काफ़ी पीछे है। अभी अगर हम वित्तीय सहायता की बात करें, तो क्या कुछ सहायता मिली है आपके परिवार को?
हाँ, सहायता के तौर पर हमको 10 लाख रुपए मिला है, जो कि 40% माता-पिता जी के लिए जाता है उसमें से, जो सोल्जर बोर्ड से मिला हुआ है। 10 लाख मिला है तो बाकी 6 लाख बहू के खाते में गया होगा और 4 लाख मेरी मिसेज़ के खाते में, लड़के की माँ के लिए मिला। बाकी और कोई सहायता तो नहीं मिली है, इतना ही बहुत है। अब हर एक स्टेट का अलग-अलग नियम होता है, यहाँ यही रूल होगा तो इसके हिसाब से हमको मिला है। बाकी हमने क्या करना है, सरकार के जो घोषणाएँ हो रही है आए दिन, और जैसे इनको ख़ासकर याद किया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन बुलाए भी जाते हैं, वहाँ भी कई कुछ बातें होती हैं। हम सैनिक धाम में भी गए हैं, जो कि 5वाँ धाम बन रहा है, तो वहाँ पर भी काफ़ी मतलब शहीदों के बारे में कहा जाता है। तो हम ऐसा तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन वह हमें इस चीज़ का गर्व है कि दीपक देश के लिए शहीद हुआ है, अपना प्राणों की आहुति दी है, और उसके वजह से हमारा नाम है, उत्तराखंड का नाम भी है, और इसलिए सारे लोग फिर भी जानते हैं, इसी वजह से। सर, क्या आप कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, चूँकि आप ज़ाहिर है एक शहीद के पिता हैं, शहीद दीपक नैनवाल के। क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे राज्य सरकार से? चूँकि अगर हम बात करें उत्तराखंड प्रदेश, तो सैनिकों का प्रदेश कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रदेश के हर तीसरे घर में एक जवान पैदा होता है, कोई ना कोई सेना में होता है। तो क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे ऐसी राज्य सरकार से कोई? ऐसा तो कुछ नहीं है, हम भी सैन्य पृष्ठभूमि से हैं, और सरकार जो चाहेगी तो वो करेगी, वो हमें सिरोधार्य होगा। हमारी ऐसी कोई मांग है नहीं। अ, तो आप थे हमारे साथ शहीद दीपक नैनवाल के पिता, रिटायर्ड कैप्टन चक्रधर नैनवाल, जिन्होंने पूरी जर्नी जो दीपक नैनवाल की है उसके बारे में बताया है। किस तरह से उन्होंने शहादत का जाम पिया उसके बारे में बताया है। 20 मई 2018 को अनंतनाग में जो पूरा ऑपरेशन हुआ जिसमें उनको शहादत नसीब हुई उसके बारे में बताया है। बहरहाल आपने पूरी बातचीत के दौरान कहीं भी जो शहीद दीपक नैनवाल के पिता हैं, रेड कैप्टन चक्रधर नैनवाल, उनका जज्बा कम नहीं हुआ है, उनका हौसला कम नहीं हुआ है, बल्कि उनको अपनी बेटी की शहादत पर पूरा गर्व है। यहाँ पर एक जो पंक्ति है पूरी चरितार्थ होती नजर आ रही है, वो ये है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। अपनी सहयोगी जुनबिश के साथ मैं अस्करी जाफरी, एशियन 24/7 देहरादून के लिए।